इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी, मतलब एग्रीकल्चर से यस मींस भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, यानी कि मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ज्यादातर लोग जो है वो खेती का काम करते हैं। सो इकोनॉमी मींस मेथड्स और मींस ऑफ अर्निंग। मींस ऑफ अर्निंग कौन कौन से हैं, या मींस ऑफ लिविंग या ऑक्यूपेशन कौन कौन से हैं? मेजर ऑक्यूपेशन, कौन कौन से मीन्स हैं हमारे, किस किस तरीके से हम काम करते हैं। डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमी। फॉर एग्जांपल इन रशिया सोशलिस्टिक इकोनॉमी, इन चाइना सोशलिस्टिक, और इन यूएसए वी हैव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर owned by private sector. And if we talk about India, we have agro based, यानी कि वो सिस्टम जो ये बताता है कि किसी भी देश में रहने वाले लोग बेसिकली किस काम में इन्वॉल्व हैं, कैसे वो अपना रोजगार कमाते हैं, ये हमें बताता है इकोनॉमी। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की स्टडी करती है इकोनॉमी, के किसी भी देश के अंदर कौन लोग हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, मेजर ऑक्यूपेशन क्या है, किस सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, उसी के अकॉर्डिंग हम क्लासिफाई करते हैं। वाइल इकोनॉमिक्स ये बताता है कि ये जो लोग हैं वो किन किन रिसोर्सेज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। इसको पढ़ने की जरूरत क्यों है, क्या कारण है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं? देयर आर बेसिकली थ्री मेजर रीजंस। इकोनॉमिक्स पढ़ने के तीन मेजर कारण हैं, जिनको हम कहेंगे इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये हमारा 3 मार्क का क्वेश्चन होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है? पहला, to produce रिसोर्सेज आर स्पार्स या लिमिटेड, ठीक है। alternatives वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, और तीसरा अल्टरनेटिव यूज ऑफ। अगर हमारे पास ये ऑप्शन हो कि जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेती के लिए ही करना है, तो हमें पता है कि हम सिर्फ खेती कर सकते हैं, उसके अलावा उसको कोई यूज नहीं होगा, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ही नहीं होगी। दिक्कत क्या है कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कम क्वांटिटी के अंदर है, और उसका यूज जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मीनाक्षी की सैलरी 5000 पर मंथ है, नहीं वैसे मान लेते हैं। अब उसके पास ऑप्शन है क्या, या तो वो ट्रैवल कर सकती है, या वो शॉपिंग कर सकती है, या वो बुक्स परचेज कर सकती है, या वो रेस्टोरेंट्स में जा सकती है, या वो इंस्टॉलमेंट में कोई व्हीकल ले सकती है, कुछ भी ऑप्शन है उसके पास। रिसोर्स लिमिटेड है, और ये सारी डिजायर्स है, घूमने भी जाना है, शॉपिंग भी करनी है, बुक भी परचेज करनी है पढ़ने के लिए, और फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी करनी है, और एक अपना पर्सनल व्हीकल भी होना चाहिए ताकि हम अपनी मोबाइल से कहीं पर भी जा सकें। तो प्रॉब्लम अराइज हुई कि लिमिटेड रिसोर्स से किसने कितना पैसा खर्च करें जो हमारी वांट्स जो है वो पूरी हो जाए। रिसोर्सेज लिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड है, और इस पैसे का अल्टरनेटिव यूज भी है, वो इन सब चीजों के ऊपर पैसा खर्च कर सकती है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि प्रायोरिटी क्या है, मैक्सिमम जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है, हम किसके ऊपर पैसा खर्च करें। ये हमें कौन बताएगा, इकोनॉमिक्स, कि हम किस तरीके से पैसा खर्च करें कि हम कम पैसे में भी अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन गेन कर सकें, अपने रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि हमारी जो अनलिमिटेड वांट्स हैं वो पूरी
भी हो जाए अल्टरनेटिव यूज कर सकें। फॉर एग्जांपल सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, बुक्स परचेज करेंगे क्योंकि ये जरूरी है, पढ़ेगा नहीं तो पास नहीं होगा, पढ़ेगा ही नहीं इंडिया तो कैसे पढ़ेगा इंडिया। फिर घूमने का प्रोग्राम हम बाहर में भी बना सकते हैं, अभी कोरोना में वैसे भी बाहर निकलना सेफ नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, बुक्स के अलावा शॉपिंग, 2 ड्रेस खरीद सकते हैं इस बार, बाहर जा रहे हैं तो शॉपिंग भी हो जाती है। नहीं, घर में पहनने के लिए भी ड्रेसेस तो चाहिए होती हैं। और शॉपिंग में सिर्फ कपड़े ही नहीं आते, आपको पेन, नोटबुक, अदर थिंग्स कुछ भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। और सारे महीने में एक बार जाया जा सकता है, व्हीकल के ऊपर मैंडेटरी है क्योंकि एक साधन तो चाहिए, ट्यूशंस भी जानी होती है, मार्केट का भी काम है या कोई भी जरूरत पड़ जाए तो सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी बुक्स, देन सेकंड नंबर पे ये, उसके बाद हम लिस्ट बनाएंगे किसको हम आगे छोड़ सकते हैं, आगे हम यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स से हम ये साइंस देख रहे हैं कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज को ऐसे इस्तेमाल करें कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस or branch of knowledge which tells about the how we can use our limited resources in that manner that we can satisfy our maximum wants। हम अपने wants को satisfy कर सकते हैं। लोहे का इस्तेमाल स्टील बनाने के लिए भी किया जाता है, सरिया बनाने के लिए किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, कंस्ट्रक्शन साइट में भी, गाड़ियां बनाने के लिए भी, मशीनरी बनाने के लिए भी, हर चीज में लोहा इस्तेमाल होगा, बर्तन बनाने के लिए भी, बैंक्स बनाने के लिए भी, गाड़ियां बनाने के लिए भी। तो किस सेक्टर को हमने कितना आयरन देना है, आयरन तो लिमिटेड ही प्रोड्यूस हो रहा है 1 साल के अंदर, तो कितना हम दे रहे सेक्टर को कि सबकी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाए। वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुई तो सबसे पहले फ्रंट लाइन वर्कर, क्योंकि अगर वही बीमार हो जाएंगे इंजेक्शन लगाने वाले ही तो फिर बीमारी होगी कैसे। तो सबसे जरूरी है उनका इलाज करना जो दूसरों का इलाज करते हैं, तो डॉक्टर्स को, नर्सेस को, हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले। फिर जो भी मेजर्स अडॉप्ट किए जा रहे थे उसको अप्लाई कौन कर रहा था कि सबने मास्क लगाना है, बाहर नहीं जाना है, चालान काटना है, पुलिस डिपार्टमेंट, फिर उनको वैक्सीनेशन, ये वो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। और अगर वो बीमार हो जाते हैं तो उसका इफेक्ट आएगा। तो लिमिटेड रिसोर्सेज थे हमारे पास और उसको हमने प्लान किया कि कैसे 1 बाय 1 सबसे उन्हें खर्च करना है। इसके बाद आता है हमारा ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स। कौन कौन सी है? Yes. Majorly, we have 2 branches of economics, micro and macro. As its name suggests, micro is derived from a Latin word micros, which means small, and macro means large. Yes, macro से बना है ये, और macros का मतलब होता है large। जब हम स्मॉल स्केल पे स्टडी करते हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जब हम लार्ज स्केल पे स्टडी करते हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। टूल्स, माइक्रो में हम पढ़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई, और मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट। अब कंपोनेंट्स, जब माइक्रो पढ़ते हैं तो मैक्रो के जो भी वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, और जब मैक्रो पढ़ते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल्स अदर नेम्स, माइक्रो को हम जानते हैं प्राइस चुनी के नाम से, और मैक्रो को हम जानते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। When we study about a particular
माइक्रो इकोनॉमिक्स। और जब हम इकोनॉमी एज अ होल पूरी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, सभी सेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो वो हमारा कहलाता है मैक्रो। माइक्रो मींस स्मॉल, स्मॉल में आ जाएगा इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल फर्म। आपको याद होगा जब हमने डिमांड और सप्लाई किया था, तो हमने इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड किया था। मार्केट डिमांड में एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फर्म, फॉर एग्जांपल अगर हम गाड़ियों की स्टडी कर रहे हैं, तो हम सिर्फ फोर व्हीलर्स पे, गाड़ियों पे ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। मारुति या उसी सेगमेंट की जो दूसरी गाड़ियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। एसयूवी के बारे में पढ़ो तो जितनी भी एसयूवी सेगमेंट की है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अगर हम मल्टीपर्पज व्हीकल्स की बारे में बात करें तो सिर्फ उसी को ही कैलकुलेट करेंगे, हम बाकियों के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे। माइक्रो मींस जब हम एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर या एक पर्टिकुलर सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, इंडिविजुअल ग्रुप की स्टडी कर रहे हैं, दैट इज माइक्रो। और जब हम लार्ज के लिए पूरी इकोनॉमी की स्टडी कर रहे हैं, सभी सेक्टर्स की, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑल सेक्टर्स, तो ये हमारा कहलाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। डिमांड और सप्लाई, ये मेजर टूल्स हैं। हम माइक्रो में फोकस करते हैं डिमांड ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई को फोकस करते हैं। हमने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डिक्रीज पढ़ा। लेकिन मैक्रो के अंदर हम पढ़ते हैं एग्रीगेट डिमांड, यानी कि पूरी इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड कितनी है, हम एग्रीगेट्स पे फोकस करते हैं, ना कि इंडिविजुअल की डिमांड पे। जब हम ये देखेंगे कि हाईएस्ट नंबर कितने हैं इकोनॉमिक्स में 11th क्लास के अंदर, तो वो माइक्रो है। और अगर हम ये कहें कि पूरे स्कूल के अंदर टॉपर हम बच्चा कौन है, ये मैक्रो है, क्योंकि पूरे स्कूल की को ले रहे हैं उसके अंदर। जब हम सिर्फ 11th क्लास की बात कर रहे हैं तो ये माइक्रो है, एक ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ये माइक्रो है, और जब हम पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं तो ये मैक्रो। कांस्टेंट मानते हैं सभी वेरिएबल्स को। जब हम माइक्रो पढ़ रहे हैं तो मैक्रो के जो वेरिएबल्स हैं, डिमांड, सप्लाई, एनालिसिस और अदर फैक्टर्स, उनको हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जब हमने रूल्स पढ़े थे, थ्योरी पढ़ी थी डिमांड की, तो हमने कहा था अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट, उनमें कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड, डिमांड ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस और एक्सपेक्टेशंस, टाइम, ये सब चीजें कांस्टेंट रहेंगी, इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि जब हम मैक्रो पढ़ रहे हैं तब हम माइक्रो के वेरिएबल्स का, कि डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, प्राइस पूरी रहता है ये, इसमें हम इंडिविजुअल इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स इनकम के ऊपर फोकस करते हैं, प्रोड्यूसर सरप्लस पे फोकस करते हैं। और मैक्रो के अंदर हम नेशनल इनकम के ऊपर फोकस करते हैं। अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है, जीडीपी को कैलकुलेट करना है, तो हम मैक्रो की स्टडी करेंगे। और अगर हमें पर प्रति या किसी पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में पढ़ना है तो हम माइक्रो के ऊपर फोकस करेंगे। इसके बाद एक और हमने क्लासिफिकेशन किया था, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यही था। Next classification is positive economics and normative. Yes, positive क्या है बेटा? बताओ। Present. और normative? This branch is focused on facts and figures. ये facts और figure based है, यानी कि जो भी रिजल्ट होगा उसके एविडेंस हैं हमारे पास, फैक्ट्स हैं कि ऐसा हुआ था तो उसका इम्पैक्ट ये आया। फॉर एग्जांपल, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर ओनली 16% पॉपुलेशन
who were residing in the cities, 16% जनसंख्या थी जो शहरों में रह रही थी, और आज जो है वो लगभग 49% पॉपुलेशन है जो सिटीज के अंदर रह रही है। 51 यानी कि 84% ऐसे थे जो गांव में रहते थे, और अभी 51% ऐसे हैं जो गांव में रहते हैं। ये फैक्ट है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, ये प्रूव्ड है हमारे पास। अगर हम ये कहें कि वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, अगर हर स्कूल के अंदर हर रोज सैनिटाइजेशन करवा दी जाए तो किसी भी बच्चे को कोरोना नहीं होगा, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नॉर्मेटिव जो है वो एक्सपेक्टेशन बेस होता है, और टू बी, क्या हो सकता है, ये आशावादी है, यानी कि आने वाले समय में अगर हम ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। लास्ट ईयर वर्ल्ड बैंक ने ये डाटा दिया कि 2020-21 में 2021-22 के अंदर जो इंडिया की ग्रोथ रेट रहेगी 11% रहेगी। तब तक सेकेंड वेव नहीं आई थी, दिसंबर की बात है ये। तो डाटा आए थे इंटरनेशनल लेवल पे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी गति 11% रहेगी, इंडिया की, यूएस की 6% और चाइना की 8% रहेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ? नहीं। क्यों? सेकेंड वेव आई और हालात और भी ज्यादा खराब हो गए। ये एविडेंस होते हैं हमारे पास, और इसके बेस पे हम पॉलिसीज बनाते हैं। ये आशावादी है। नॉर्मेटिव में ये बताया जाता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स कहता है कि अगर हम ये पॉलिसीज अडॉप्ट करें, जैसे कि नरेगा स्टार्ट करने से पहले ये माना गया कि अगर हम गरीबी को दूर करना चाहते हैं तो 100 डेज प्रोग्राम चलाएं, हम एक ऐसी योजना चलाएं जिसमें कि वो सभी लोग गांव के अंदर जो अनस्किल्ड हैं और केवल मजदूरी का काम कर सकते हैं, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और वो काम करना चाहते हैं, तो उनको 100 डेज बेसिस या वर्किंग डेज जो है गवर्नमेंट 100 दिन का उनको काम दे और उनकी मजदूरी जो उनके खाते में आए। एज अ रिजल्ट क्या होगा? पॉवर्टी एलिमिनेशन होगा और गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा हुआ। स्टार्टिंग में 100 डेज बेसिस के अकॉर्डिंग 200 शहरों के अंदर नरेगा की शुरुआत की गई और उसके पॉजिटिव रिजल्ट भी आए। धीरे धीरे वो चीज और बड़ी, नाम बदल के इसको मनरेगा कर दिया गया और 200 से नेक्स्ट 200, और इस तरह से अगर अभी प्रेजेंट डाटा हम बात करें तो लगभग 5 करोड़ लोग जो है वो रजिस्टर्ड हैं हमारी मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट योजना के तहत। तो ये एक पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी कि अगर ऐसा करते हैं, शुरुआत करके देखते हैं, और इससे गरीबी को गांव में बेसिकली, क्योंकि ये माना जाता है कि मोस्ट ऑफ द जो पुअर हैं वो कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में इंडस्ट्रीज नहीं होती तो लोगों को काम नहीं मिलता, मार्केट नहीं है तो वो वहां से भी रोजगार उनको नहीं मिलेगा। शहरों के अंदर लोग स्ट्रीट वेंडर्स या अदर वर्क्स करके काम जनरेट, अपनी इनकम जनरेट कर लेते हैं। डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, घरों में काम करके भी आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन गांव में वो स्थिति नहीं है। अगर खेती हो गई तो ठीक है, आपके पास जमीन है तो आपका काम चल जाएगा, और जमीन नहीं है तो काम नहीं चलेगा। इसका मतलब ज्यादातर गरीब कहाँ है? हमारे गांव के अंदर। तो गांव के लिए एक स्कीम चला दी गई, ये प्लान किया गया पहले कि इसको शुरुआत करते हैं, उसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट लकीली पॉजिटिव आया भी कि इतने करोड़ लोग जो है उससे बेनिफिटेड हो रहे हैं, फायदा मिल रहा है। तो नॉर्मेटिव जो है वो ऑट टू, यानी कि आने वाले फ्यूचर में ऐसा होगा। अगर हम ये कहें कि आने वाले फ्यूचर में इंडिया जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश हो जाएगा, तो ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है। हम कहते हैं अभी प्रेजेंट में चाइना जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। इस साल चाइना ने पॉलिसी चेंज कर दी। पहले पॉलिसी क्या थी कि हर व्यक्ति का जिसका पास एक बच्चा होगा उसको गवर्नमेंट बेनिफिट देगी, उसको अदर बेनिफिट्स मिलेंगे। अब वहां पर ये रियलाइज किया गया कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, वो जो वन सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी उसके कारण वहां पर जो वो बच्चे उस जनरेशन में पैदा हुए थे अब वो बड़े हो गए हैं, लेकिन आगे और बच्चे नहीं हो रहे। तो आने वाले 5-7 साल में सिर्फ कौन होंगे? 55 प्लस 50 प्लस लोग होंगे जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है।
तो यानी कि जवान बच्चे तो वहां पर बचे ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने पॉलिसी ऐसी बना दी कि आपका एक ही बच्चा होना चाहिए। और उसका रिजल्ट क्या निकला कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ था वो 10% पे आ गया, ग्रोथ रेट कम हो गया और देश के अंदर केवल बुजुर्ग रह गए। आने वाले समय में वो भी खत्म हो जाएंगे और बुजुर्गों की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है, वो कम काम कर सकते हैं, स्किल्ड की कमी हो जाएगी। तो इस साल से चाइना ने कहा कि पॉलिसी चेंज करते हैं और 3 बच्चे एटलीस्ट आपके हों, आपको अगर गवर्नमेंट फैसिलिटीज चाहिए। लेकिन वहां पर एजुकेशन सबसे महंगी है, वहां पर सबसे ज्यादा जो खर्च होता है वो बच्चों की शिक्षा के ऊपर पैसा खर्च होता है, क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन नहीं है, बच्चे कोचिंग सेंटर्स या ट्यूशन सेंटर्स पे जाते हैं, वहां वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो बच्चे अगर 3 हो भी गए, लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम नहीं ठीक हुआ तो भी उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, अनस्किल्ड लेबर इकट्ठा हो जाएगा, उसका भी क्या फायदा है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होगी। आपको अच्छे साइंटिस्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए, लेकिन उसके लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए। नॉर्मेटिव हमारा फोकस करता है फ्यूचर के ऊपर और पॉजिटिव हमारा फोकस करता है फैक्ट्स के ऊपर। कल हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे इसका, ये आप पढ़ के आए, साथ के साथ प्रिपेयर करते रहें, क्योंकि टर्म 1 के सिलेबस में तो है ये चैप्टर।